चलिए, तो आज का टॉपिक हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। पहले चीजों को समझिए, पहले आप चीजों को समझेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर मैं यहां से उठा के लाऊं, क्या अगर मैं उठा के लाऊं प्लैनेट यानी अर्थ, सपोज दैट यहां मैं अर्थ की चर्चा कर रहा हूं, ये मेरा प्यारा भारत है ना, ये हमारा प्यारा भारत है। ओके, अब हालांकि ग्रेविटेशन फोर्स तो हर जगह होगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है ना, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, और कोई बल यहाँ बॉल की बात कर रहा हूं, कोई बॉल है m मास का, m द्रव्यमान का, m1 द्रव्यमान का कोई बॉल है, तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ा अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे पहले वाले क्लास में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा किया था। सो ऑब्वियसली एक ये बड़ा मास तो खुद क्या हो गया हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ खुद एक क्या है, बहुत बड़ा मास है। अगर इस अर्थ की चर्चा करें तो खुद ये बहुत बड़ा मास है। अच्छा, ये एक दूसरा हमारा कोई स्मॉल बॉडी है कि नहीं? तो हमने क्या पढ़ा ग्रेविटेशन के अंदर, अपन क्या पढ़ते हैं कि दो मास के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ग्रेविटेशन के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि इसकी दूरी यानी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अपन पढ़ते हैं ना, m1 इंटू m2 बटा दूरी का स्क्वायर, यही पढ़ते ना, हमने भी पढ़ा है, आपके साथ पढ़ा है, हमने क्लास भी अटेंड कराया था आपको। तो वहां पर आप जो इन डिफरेंट मास के बारे में चर्चा करते हो। ओके, सो अब ये मास मान लो m1 है और ये मास m2 है, तो हम कहते हैं इसके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। जितना करीब होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, जितना दूर होगा फोर्स उतना कम होगा, या दोनों में मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। रियल सिग्निफिकेंस अगर आप देखेंगे तो एक अर्थ और एक मास के अंदर ये पूरा स्पेस है, ये फ्री स्पेस है, एक प्यारा आप कह सकते हो हमारा प्लैनेट यानी अर्थ है, और ऐसे ही हो सकता है यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है, ये स्पेस है। सो एक मास आप मान लो इसी को m2, आपने क्या मान लिया इसी को m2। ओके, यहां पे आपने इसी को मान लिया m2। एक सेकेंड, हम यहां पे इसको कर दे रहे हैं प्यारा भारत के सामने, आप मान ले यहां पर है ना, यहां पे है ना, अपन यहां पे। अब समझें, अब एक मास तो अर्थ खुद है, अर्थ एक खुद मास हो गया, दूसरा मास आपने क्या किया यहां पे है, तो ऑब्वियसली बालक बताइए ये दोनों मास के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। कोई भी चीज मैं चाहूं तो इसे भी फेंकूंगा, मैं अर्थ के सरफेस भी तो हूं, अगर मैं इसे फेंक दूं ऊपर, इसका मतलब है ये जो जाएगा, ये जो है ना, इसके बीच और हमारे ये अर्थ के सरफेस के बीच ऑब्वियसली क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस मास और अर्थ के सरफेस के बीच। अर्थ सरफेस मतलब अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो क्या होगा, इसको खींचेगा, तो वही होता है। इसीलिए क्या होता है जब हम कहते हैं, तो ये इसीलिए क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नीचे जाता है, और यहां पर जो जिस रफ्तार से नीचे आता है उसमें एक वर्ड टर्म होता है ग्रेविटेशन, त्वरण। क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो इसका त्वरण होता है वो क्या होता है 9.8 मीटर पर। अब चीजों को समझिएगा, एक पृथ्वी खुद एक मास हो गया और दूसरा आपका कोई पत्थर का टुकड़ा है वो भी मास हो गया, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट किया, ठीक है। अब इन दोनों का ये खींचा चलाता है। अब ये तो हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आप क्या कहोगे कि इसमें जो त्वरण होता है, ये खिंचाव का जो त्वरण है, जो खींचता है वो क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर कोई ये बोले कि ये मास पर सेकेंड पृथ्वी की ओर जो खिंचाएगा वो किस वेलोसिटी से खिंचाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो मास है पृथ्वी का, अब पृथ्वी थोड़ा ना खींचा जाएगा इसके कारण, यही मास खींचा जाता है। सो इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल m1 जो होगा वो क्या होगा, तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। इस वेलोसिटी से ये पर सेकेंड क्या चलता है, भागता है पर सेकेंड। मैं पर सेकेंड लगा दिया तो क्या हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन को जब करेंगे तो स्क्वायर जाग जाता है सेकेंड में, लेकिन हम कहेंगे कि ये मास का टुकड़ा पृथ्वी की ओर जो खींचा जा रहा है वो किस वेलोसिटी से खींचा जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड प्रति सेकेंड। ओके, 9.8 मीटर यानी हर सेकेंड में 9.8 मीटर ओके खींचा जाता है हर सेकेंड, और फिर सेकेंड लगाइए, फिर हर सेकेंड,
हर एक सेकंड में 9.8 मीटर जो है एक्स्ट्रा बढ़ता चला जाता है, उसी की उसको वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कहे तो 9.8 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कहे तो बच्चा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही दो चीज है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसी कारण जब ये त्वरण होगा, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो फोर्स हो गया, लेकिन जो इस गति से चीजें चल के आ रही है एक्सेलरेशन से, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी ही है, इस अर्थ की अपनी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण ही बल है जिसके कारण वो त्वरण हो रहा है। इसका अपना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसके कारण क्या हो रहा है, वो त्वरण हो रहा है, और ये वेलोसिटी हो रही है। क्लियर है कि नहीं सभी बालक को? क्लियर है यहाँ पर सभी बालक को? आई होप सो, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर ना? चलिए, तो यही मीनिंग होता है रियल। तो अर्थ के अंदर क्या होती है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था? दैट इज आइजैक न्यूटन। कौन बताया था? आइजैक न्यूटन। इसका डिस्कवरी किया था कि भाई यहाँ पे पेड़ के पास बैठा हुआ था, ओ तो पेड़ का फल, मान लो ये न्यूटन, मान लो कोई पेड़ के पौधे के पास नीचे यहाँ बैठा हुआ था, आइजैक न्यूटन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, है ना, और यहाँ इस पेड़ से क्या गिर गया भाई, ये अर्थ की ओर ही खींचा। तो इसको लगा कि ये सेब नीचे की ओर, अर्थ की ओर खींचा, क्यों खींचा? तो तभी उसने आविष्कार कर दिया किसके बारे में, अबाउट ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तब उसने आविष्कार किया। लेकिन रियल बात करें तो इंडियन फिलोसफर दैट इज ब्रह्मगुप्ता, ये इनसे पहले भी इन चीजों का आविष्कार कर रखा था कि ग्रेविटेशनल नाम की कोई चीज होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किया जाता है, लेकिन उसके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं होने के कारण उसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। और बाद में ग्रेविटी यानी न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने इसी थ्योरी को लाया कि हाँ अर्थ के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे बल है जो इसको खींचता है, उसी को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और जिस गति से खींचा जाता है वो है त्वरण, जिस गति से खींचा जा रहा है, जिस त्वरण से खींचा जा रहा है वो है आपका त्वरण। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और स्पीड कोई पूछेगी प्रति सेकंड कितना जल्दी खींचता है प्रति सेकंड, तो भाई वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और बात करें किस त्वरण से खींचता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से अपनी ओर खींचता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं होता तो एक्सेलरेशन नहीं एग्जिस्ट करता। क्लियर? अब ये बात हो गई। अब आज हम इसी के पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा सेशन है, आज का सेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इस सेशन में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आपको देखिए मैकेनिक्स से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। हालांकि अभी ये जनरल फिजिक्स है जो कि आपको इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं थियोरेटिकली, लेकिन हम इसको इस कॉन्सेप्ट पे लेके आएंगे ताकि जो न्यूमेरिकल फिजिक्स हमारा चलेगा वहां पर भी हमको कोई समस्या नहीं होगा, हम सारे कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। मतलब जैसे कि आज मैं क्या सीखने की कोशिश करूंगा कि अर्थ के सरफेस से किसी मास को अगर मैं फेंकता हूं, किसी पत्थर के टुकड़े को फेंकता हूं, तो उस पर एक्सेलरेशन कैसा बिहेव करता है। अगर अर्थ की सरफेस से, अर्थ के सरफेस से किसी मास के टुकड़े को अगर हमने एक बार थ्रो कर दिया, तो ये ऐसा थोड़ा ना स्पेस में, फ्री स्पेस में भाग जाएगा, लौट के नहीं आएगा, है ना, प्लाइन बैग तो है नहीं, तो ये लौट के भी आएगा। तो जब ये लौटेगा उस टाइम आपकी वेलोसिटी क्या होगी, और ये जब लौटेगा तो उस टाइम आपका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, है ना, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर छोड़ता है तो जी का मान पॉजिटिव क्यों होता, जब कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वही 9 पॉइंट में माइनस में लगने लगता है। ये भी चीजें हो गई। ओके, तो आपको ये चीजों की जानकारी होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे किसके अबाउट, लिफ्ट के लेके, कि अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो जी क्या होता है, नीचे से ऊपर क्या आता है क्या होता है, ऊपर में जाकर खड़ा होता है तो क्या होता है ना, अगर डोरी उसकी टूट जाती है तो क्या होता है। तो इन सब से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से आपके हर जगह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल अप्रोच होगा वो खासकर रेलवे पूछता है। ठीक है, आइए चलिए, तो आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम कहेंगे क्या कि जब किसी भी चीजों को अपन छोड़ते हैं, फ्रीली छोड़ देते हैं, तो वो हमेशा अर्थ की ओर मूव करता है, और अर्थ की ओर जो मूव करता है उसकी जो गति होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड की गति होती है प्रति सेकेंड, है ना। हर सेकेंड जो उसे अपनी गति को इंक्रीज करता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से पर सेकेंड इंक्रीज कर देता है ना। ये जो इफेक्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल
फोर्स के कारण ये इम्पैक्ट होता है, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है बच्चा, इसको अपन स्मॉल g से डिनोट करते हैं, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है इसके लेके, अपन कह सकते हैं on any body, on any a body really falling from a certain height, जब किसी बॉडी को अपन फ्रीली छोड़ देते हैं किसी सर्टेन हाइट से, then its velocity increases, its velocity increases at 9.8 meter per second, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से क्या करता है, इंक्रीज करता है फॉर एवरी सेकंड, हर एवरी सेकंड पर इसकी वेलोसिटी जो होती है ये 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ता चला जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। दिस इज ड्यू टू, ये क्यों ऐसा हो रहा है, दिस इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है। ओके, तो अगर मैं बोलूं द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ, अगर हम बात करें, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं बोलूं ऑन मून, तो मुझे आप लोगों के द्वारा मिलना चाहिए जवाब कि ये कितना होता है, और मैं अर्थ पर ही जी का मान पूछूं, लेकिन मैं पूछूंगा फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन जगहों को आप लोग भरेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी कई बार मेरे से पढ़ चुके हैं और बाकी संस्था से भी आप लोग पढ़ा होगा, शुरू से आपने पढ़ा होगा। इसको फिल करेंगे, भरेंगे आप लोग कि इसके जगह पे क्या है। एक बार आप लोग, जब तक मैं पानी पी लूं, आप लोग इसको फिल करेंगे कि ऐसे जगहों पे ये क्या आएगा, आप लोग भरेंगे इस चीजों को। प्लीज कमेंट करेंगे सभी बालक, एक बार कमेंट करेंगे। एक बालक कह रहा मून पे 1/6 तो हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। ये क्या लिखा है, एक बार लिखा है 19625, ये क्या है मंडल जी, क्या लिख दिया आपने, हैं? लिखा है 19625, पता नहीं क्या लिखा है ये। अच्छा, नेक्स्ट लिखा है 1.625। बिल्कुल, अगर हम बात करें जी ऑफ मून की, तो बिल्कुल जी ऑफ अर्थ जो होता है उसका छठा भाग होगा। लेकिन वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, कभी वैल्यू एग्जैक्ट पूछ दे तो भागा देना शुरू कर दोगे। बिल्कुल 1 पॉइंट जो होता है बच्चा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में चलता है ये। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, हाँ, आपको डिस्टर्ब हो रहा है नंबर चलने से, है ना, और यहाँ संस्था को ना नंबर चलाएगा ना,
तो संस्था ही डूब जाएगा। ठीक, सो दैट इज वो सिक्योरिटी रीजन, इसलिए नंबर चलता है। ठीक है, आइए और जी ऑन अर्थ की बात करें, लेकिन फुट पर सेकंड के रूप में, तो क्या वैल्यू देगा, तो क्या वैल्यू देगा। कंसंट्रेट यहां दिमाग करेंगे तो क्योंकि दिमाग भटकेगा, लेकिन जब दिमाग ही कंसंट्रेशन में नहीं रहेगा तो बेशक दिमाग भटकेगा, है कि नहीं। हमने कई बार पढ़ा है, बिल्कुल। हाँ, वो नंबर चलता है सिक्योरिटी रीजन से, है ना। तो बालक क्या हो गया फाइनली, दिस, तो इसका होता है 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। फुट में अगर बोल दे तो 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर, अगर बोला जाए सेंटीमीटर में तो 980 हो जाएगा, है ना। बाकी चीजों की तो हमने चर्चा कर ही रखा है। सो दिस इज अबाउट दिस। अब हम आपसे बात करेंगे कि आपने कभी देखा होगा कि यहां पर जब चीजें चलती हैं तो जब ये एक्सेलरेशन है नीचे की ओर आएगा, पृथ्वी की ओर खींचा जाएगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन फटाफट फटाफट बढ़ता चला जाता है। और जब हम यहां से धकेलते हैं तो हमारा धकेला हुआ फोर्स धीरे धीरे उस बॉल पे नेगेटिव कुछ ऐसा इंपैक्ट आपको लगता है कि पड़ रहा है, तभी तो वो रुकता जाता है। वरना इसी फोर्स से भेजते अगर कोई रोकता नहीं तो क्या होता, हमारा भी चला जाता पलायन वेग, फिर लौट के कभी नहीं आता। लेकिन चूंकि अर्थ ग्रेविटेशनल है, वो लगातार उसको खींच रहा है ना, लगातार। क्या आपने क्या, ये फोर्स है F बराबर m1 F इजकल टू, अब बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 n2 का है। तो जैसे हम क्या करेंगे, दो मास को धकेलने की कोशिश करेंगे, दूरी है, बढ़ता जाएगा तो हमारा फोर्स क्या होगा, कमजोर होगा। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो क्या करता है, खींचा चला जाता है। तो हम इनकी बात करेंगे कि जब ये नीचे की ओर जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। कई बार आपको प्रश्न भी पूछा जाता है। और जब किसी बॉडी को आप इस अर्थ के सरफेस से छोड़ देंगे ऊपर की ओर, जब किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर छोड़ेंगे, अब देखो, हाँ एक बात और, बहुत बच्चे को लगता है कि ना पृथ्वी के यहाँ कोई अगर बालक होगा, यहाँ पृथ्वी का ऊपर कोई बालक होगा तो वो गिर जाएगा, ऐसा थोड़ा ना। सब जगह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हम लोग कभी खींचते नहीं। हम लोग अगर पृथ्वी के हम यहाँ भी होंगे तो हमको ऐसा नहीं महसूस होगा कि हम नीचे हैं, पृथ्वी के से हम चिपके रहते हैं, चाहे उलट भी क्यों ना हो, हम हमेशा पृथ्वी के ऊपर चिपके रहते हैं। इन बातों का ख्याल रखेंगे बालक, ठीक है ना। हम यहाँ भी रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम गिर जाएंगे स्पेस में, नहीं, हम इसके साथ चिपके रहते हैं। यही अर्थ क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीजों को समझिएगा। तो जब किसी बॉल को आप यहां से फेंकेंगे तो जी का मान क्या होता है, नेगेटिव, ताकि ये खींचता है कि भाई ऊपर मत जाओ, तभी ना कुछ दूरी के बाद फिर लौट आता है। और जब ऊपर से कोई चीज नीचे की ओर आ जाता है, जी का मान क्या होता है, जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो ये सब साइन है। अब जी को किस जगह पे क्या होता है ये आपको मैथमेटिकली भी ध्यान रखना है, थियोरेटिकली भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनका ख्याल रखिएगा। ओके, सो आइए क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ जी in a body is freely fall from a certain height, मतलब अगर किसी बॉल को किसी फिक्स दूरी से या किसी नियत दूरी से छोड़ दिया जाए, फ्रीली छोड़ दिया जाए, है ना। When a body is freely fall, मतलब स्वतंत्र रूप से किसी बॉडी को किसी हाइट पर से छोड़ दिया जाए, मान लो कि हेलीकॉप्टर से चढ़ गए आप हवा में, है ना, और किसी चीज को आप आसानी से छोड़ दिए, या 5 मंजिला पे चढ़ गए आसानी से छोड़ दिए, तो बल कहां गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा। तो ऐसी स्थिति में जी का मान आपसे पूछता है। ओके, when a body is freely fall from a certain height, then its acceleration, its g is always, इसका जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जी का मान हमेशा क्या यूज, मैथ में भी यूज करना है। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो जी का मान आपको क्या लेके चलना है, +98 मीटर पर सेकेंड। जी आपको क्या लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है। इन बातों का ख्याल रखें, ये न्यूमेरिकल में भी आपको काम आएगा और एग्जाम में थ्योरेटिकली भी पूछ देता है। ओके, क्योंकि बॉडी जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर बढ़े,
कहेगा है ना मूव बॉडी मूव अपवर्ड। अगर किसी चीज को मैंने बॉडी मूव अपवर्ड, जब आप किसी बॉडी को क्या करते हो, ऊपर की ओर धकेलते हो, है ना। अभी की स्थिति में क्या कर रहे हो आप, ऊपर से किसी बॉडी को नीचे की ओर धकेल रहे हो, ऊपर से किसी बॉडी को नीचे की ओर धकेल रहे हो, तो नीचे धकेल नहीं रहे हो, स्वतंत्र रूप से छोड़ दे रहे हो, तभी वो नीचे जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इस बार व्हेन अ बॉडी मूव अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सतह से, और अथवा थ्रोन, अगर आप धकेल के फेंकते हो तब भी, थ्रोन अपवर्ड, अगर आप धकेल के फेंकते हो, थ्रोन अपवर्ड, देन द वैल्यू ऑफ g, then the value of g is negative, then the value of g is negative, यानी g का मान -9.8 मीटर पर सेकेंड, g का मान -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी आपको क्या लेना है, नेगेटिव। जब किसी चीज को आप नीचे से ऊपर फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो ऐसे न्यूमेरिकल में भी आपको यही यूज करना है, जी का मान क्या होगा, नेगेटिव आपको इस्तेमाल लेना है। क्या करना है, जी का मान नेगेटिव लेना है। ये सब न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, और मैकेनिक्स में से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपका रेलवे पूछता है ना। तो बहुत सारी चीज मैकेनिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, यहां तो अर्थ के सरफेस से आपको दोनों चीज समझ में आ गया, इन प्रश्नों से दोनों चीज समझ में आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट है, आपको कहेगा कि किसी बॉडी को अगर हम थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो ये अपना मैक्सिमम हाइट कितना कवर करता है, कहां कवर करता है, तो जहां पर उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए। जिस बॉल की जहां पे वेलोसिटी जीरो होगी तब ना वो लौट के आ रहा होगा, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुका होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, on a body the maximum height attained by the body, the maximum height attained by the body, the maximum height attained by the body or या mass where its velocity, जहां पर इसकी वेलोसिटी becomes zero, जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जहां इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, उस बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसी स्थिति में वो बॉडी अपने मैक्सिमम हाइट को अटेन कर चुका होगा, मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा। सपोज दैट, अब सोचिए क्या बात मैं कर रहा हूं, 2 सेकंड के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई मास है, कोई बॉडी है जो अर्थ सरफेस से धकेला गया, जो क्या किया गया, अर्थ सरफेस से, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, यहां से धकेला गया अपवर्ड, ठीक है। तो बताओ ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, जहां से ये बॉल क्या करे, लौटने लगे, जहां से ये बॉल क्या करे बालक, यही बॉल जहां से क्या करने लगे, लौटने लगे, ये बॉल क्या करे, जहां से घूरने लगे, इसका मतलब वो अपना मैक्सिमम हाइट पे गया होगा। ये क्या गया होगा, मैक्सिमम हाइट पे गया होगा। एकदम बारीकी से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो मैक्सिमम हाइट पे ये अर्थ के सरफेस, ये क्या है, अर्थ सरफेस है ना। तो ये क्या किया होगा, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, ये अपने मैक्सिमम हाइट को अटेन किया होगा, तब जाके उस बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। जब कोई बॉल आपसे पूछेगा कि कोई अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को फेंका गया, किसी बॉडी के क्या बोला जाएगा कि किसी अर्थ के सरफेस से किसी मास या बॉडी को हमने फेंका, तो ये मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगा, जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। या फिर आपको दूसरे तरीके से घुमा पूछेगा
कि जहां पर यह मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है, बताइए उस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? तो 0 होगी। क्लियर है? तो दोनों तरीके से अपन समझ लिए ना। क्लियर है? मुझे नहीं लगता किसी बालक को यहाँ पे कोई समस्या होगी, किसी भी बालक को कोई समस्या नहीं होगी। और कोई ये मत समझ लेना कि ये ऊपर वाला दूसरा बॉल है और नीचे से कोई और बॉल फेंका है, नहीं, वही बॉल फेंका है। क्लियर ना? कुछ दूसरा भ्रम नहीं पाल लेना है, वही बॉल फेंका है। ठीक है? ये भी चीजें क्लियर है ना? तो ये भी चीजें क्लियर हो गई, और ये वाला पॉइंट्स आपको दिमाग में होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करूंगा। ये इमेज एज इट इज होनी चाहिए ताकि आपके दिमाग में रहे। नेक्स्ट बालक आपके लिए फिर से पॉइंट मिलेगा क्या, कि जब किसी बॉल को फ्रीली छोड़ देते हैं, मान लो इसी को ही बॉल क्यों बात करें, इसी क्यों, इसको अगर फ्रीली छोड़ दे तो ये अपने मैक्सिमम हाइट कहां पे अटेन करता है? ये मान लो ये किसी हाइट से इसको हमने छोड़ा, तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट इसको कहां मिलेगा? एनीवन? क्या आप लोग कोई बता सकते हैं? मैकेनिक्स में ये सब बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना। अगर मैं किसी बॉडी को, चाहे गेंद को, किसी हाइट से, 2 मंजिल से आपने छोड़ा, तो इसकी मैक्सिमम हाइट स्पीड कहां होगी? क्या मैक्सिमम हाइट यहां पे होगी, बीच में होगी, या एकदम अर्थ को छूने से जस्ट पहले होगी? बताइए, कॉमन सेंस की बात है, बता सकते हैं? एनीवन? एनीवन? इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। बताइए, अगर तीन किसी बॉल को आपने किसी हाइट से छोड़ा, तो ये मैक्सिमम हाइट कहां पे अटेन करेगा? मैक्सिमम हाइट, या मैक्सिमम हाइट नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन करेगा? बिल्कुल, जब ये अर्थ को जस्ट टच करेगा, उससे जस्ट बिफोर ये अपने मैक्सिमम स्पीड पे होगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी है, मान लो 9.8 मीटर पर सेकेंड तो है ही, लेकिन वो हर सेकेंड और बढ़ता चला जाता है। वो हर सेकेंड क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। यानी जब आपने छत दो, मान लो 5 मंजिल पे थे, जब आपने बॉल को छोड़ा होगा, तो उस टाइम इसकी ये गति नहीं रही होगी, लेकिन जो इसको नीचे टच करेगा ना, वहां पर सबसे ज्यादा गति मिलेगी। अगर वहां पे कोई बच्चा होगा, या कोई बालक होगा, या कोई लड़का होगा, तो उस टाइम उसको सबसे ज्यादा वहां पे, क्योंकि जर्क स्पीड, एक्सेलरेशन है उसमें, स्पीड है, सो सबसे ज्यादा हिट करेगा वहां पे। सो अर्थ के सरफेस के पहुंचने से जस्ट इमीडिएट पहले यह सबसे ज्यादा हिट करेगा, उस टाइम इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, है ना। अर्थ को टच करने से जस्ट इमीडिएट पहले। क्लियर? शो आपको नेक्स्ट एक और पॉइंट पूछता है, when a body release from a certain height, अगर किसी बॉल को एक सर्टेन हाइट, हिंदी वाला सब समझेगा क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं आपको लिख नोट कर लीजिए ना। अब हिंदी में तो हर चीजों को समझा ही रहा हूं, लगभग चीजों को। व्हेन अ बॉडी रिलीज, अगर किसी बॉडी को रिलीज करते हैं फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, किसी फिक्स दूरी से, देन इट अटेन, यह हासिल करता है, इट अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी, इट अटेन मैक्सिमम, यह ग्रहण कर लेता है, अचीव करता है मैक्सिमम वेलोसिटी जस्ट टचिंग बिफोर द अर्थ, जस्ट टचिंग बिफोर दी अर्थ। मतलब क्या बता दिए सर, कि अगर कोई अर्थ का सरफेस है, ये आपका अर्थ है, अगर किसी सर्टेन है, मान लो यहाँ पे किसी का बिल्डिंग है, किसी का बिल्डिंग से किसी ने क्या किया, ऐसा ही मान लेते हैं, किसी का बिल्डिंग है ना, किसी का ये बिल्डिंग है और कई मंजिला इमारत है, ये कई मंजिला इमारत है मान लो, चलिए
फटाफट करते हैं, है ना। कोई बिल्डिंग है, अब यहां से आप किसी बॉल को छोड़ते हो, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है ना, और ये क्या कर रहा है, किसी बॉल को यहां से छोड़ रहा है जिसका मास m1 है। इसका मास क्या है, m1 है। ऑब्वियसली जब ये नीचे की ओर गिरेगा तो क्या क्या चीज चलेगा, इसका एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव में होगा। ओके, जब यही बॉल्ब नीचे की ओर आएगा, बालक समझते जाइए, जब यही बॉल्ब क्या, बल्ब नहीं बॉल, है ना, जब यही बॉल क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, ये क्या होगा, यही नहीं आना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और बना लेते हैं। एक बार पढ़िए, बहुत अच्छे से बालक पढ़िए, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, अगर हमारी चीज़ें आपको समझ में आती है तो इन बातों का हमेशा दिमाग में रखिएगा, वो बार बार पढ़ने से कहीं अच्छा है। तो इसीलिए हर चीज़ को प्रॉपर बना देता हूँ, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया और ख़त्म हो गया, फिर ज़िंदगी में इससे पला नहीं पड़ेगा, एकदम पड़ेगा, है ना। तो ये जब ये अपने ज़मीन को टच कर रहा होगा बालक, जब ये ज़मीन को टच कर रहा होगा और उससे जस्ट इमीडिएट पहले, जमीन को टच करने से जस्ट पहले, जमीन को टच करने से जस्ट पहले, इसको जो वेलोसिटी इसकी जो होती है ना, वो होती है मैक्सिमम। इस टाइम जो इसकी वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ये क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी। इस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। क्लियर। और ये हाइट चाहे कुछ भी हो, एच हाइट है, एच हाइट। क्लियर। तो अर्थ को टच करने से जस्ट पहले इसकी जो है गति वो मैक्सिमम होती है। तो ये सब आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, थियोरेटिकली अच्छे एडवांस लेवल में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि थ्योरी, ये सब की थ्योरी जो है काफी अच्छे जगह पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन इसका न्यूमेरिकल आपको पूछ दिया जाता है, थ्योरी पे चर्चा नहीं करता, लेकिन इसकी न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेता है। इवन रेलवे में थ्योरी पूछ भी सकता है, नॉर्मली आप एसएससी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो इतना टफ थ्योरी भी नहीं पूछता वो, है ना। लेकिन रेलवे, आरआरबी, जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, उनमें ऐसे न्यूमेरिकल पूछ देता है। ठीक है, तो हमको तैयार रहना है हर चीजों से। अब नेक्स्ट बात करूं, आपको कहेगा कि जब दो डिफरेंट मास को अर्थ की ओर धकेला गया, या फिर यहाँ पे एक मास m1 है ना, एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है ना। एक मास m1 है बालक और एक मास m2 है, एक मास m1 है और एक मास m2 है। यहाँ पर आपका अर्थ है, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है। तो डिफरेंट होने के मास होने के बावजूद, डिफरेंट मास होने के बावजूद इसमें भी जी पॉजिटिव लगेगा, इसमें भी जी पॉजिटिव लगेगा। तो बताइए, आपको एक ही जगह से दोनों डिफरेंट मास को अगर धकेला गया, फेंका गया या फिर सिंपली छोड़ दिया गया, तो कौन पहले पहुंचेगा। अगर स्वतंत्र अवस्था में हमने इसको छोड़ दिया, दो डिफरेंट मास का, ये स्मॉल मास, ये बिग मास, बड़ा मास है, तो बताइए दोनों अर्थ के सरफेस पे कौन पहले पहुंचेगा। एनीवन, एनीवन कैन कमेंट, बताइए वाला। अगर अर्थ पृथ्वी की ओर किसी दो बॉल को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है किसी सर्टेन हाइट से, ऐसी स्थिति में m1 मास और m2 मास में दोनों कौन पृथ्वी पर जल्दी पहुंचेगा। दोनों में से कौन पृथ्वी के सतह पर जल्दी पहुंचेगा, m1 वाला या m2 वाला, m1 वाला या फिर m2 वाला। ओके, हुसैन जी कह रहे हैं दोनों सेम टाइम में पहुंचेगा। अच्छा, ओके, चलिए, कुछ बच्चे ने सही जवाब भी किया, वाह क्या बात है। नीतीश कह रहा है कि m2 पहले पहुंच जाएगा, मंडल जी कह रहे हैं m1 पहले पहुंचेगा, प्रिया जी कह रही है साथे में पहुंचेगा, दीपिका कह रही है, क्या कह रही है, साथ पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा, विशाल जी कह रहे हैं m1 इन वैक्यूम बोथ विल रीच सेम टाइम ऑन अर्थ m1। अच्छा अच्छा, ठीक है, वैक्यूम नहीं है हमारे अर्थ के सरफेस पे, तो वैक्यूम नहीं है,
तो कब पहुंचेगा? वैक्यूम में आप बोले कि दोनों सेम टाइम में पहुंच जाएगा, अब वैक्यूम नहीं है तो क्या होगा? अच्छा, अब बालक आज एक चीज का करेक्शन कर लीजिए, बहुत बच्चा ना वैक्यूम गलत लिखता है। कैसे लिखता है पता है आपको? ये एसएससी जेई एसएससी सीजीएल में एक बार पूछा गया वैक्यूम का फुल स्पेलिंग, तो बच्चा अमून लिखता है कि VACCUME, है ना, अमून यही लिखता है, तो ये गलत है। वैक्यूम का सही स्पेलिंग क्या है पता है? VACWUME। अटपटा सा लग रहा होगा, है ना, लेकिन वही सही है। हम लोग अमूमन क्या कर देते हैं? वैक्यूम VACCU कर देते हैं, जबकि ये गलत है, VACWME, वैक्यूम। ओके, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे डबल यू आता है डबल सी के बजाय, ठीक है, इन बातों का ख्याल रखना। चलिए, ये चूंकि एग्जाम में आया हुआ है तो इसलिए माइंड में था, मैं आप लोगों को बता दिया। अब यहां पर समझिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, और ये एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यह दोनों ही अगर सेम बॉडी सेम मटेरियल का है, अब एक को पत्थर एक को कागज ले लोगे तो कागज तो हवा में ऐसे ऐसे करते हुए पहुंचेगा, तो डिफरेंट चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मटेरियल सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे छोटा सा गिट्टी हो या बड़ा सा पत्थर हो, दोनों सही समय पे सही टाइम पे ही पहुंचेगा, एक ही समय पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ टू डिफरेंट मास, इफ टू डिफरेंट मास M1 and M2 released from a certain height, from a certain height, then both body reached, then both body reaches at same time, reaches at same time, तब दोनों बॉडी क्या होगा? एक ही समय पर क्या होगा? पहुंचेगा। दोनों ही बॉडी क्या होगा? एक ही समय पर पहुंचेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? So we can say gravity is independent of mass. ग्रेविटी क्या होता है? मास से स्वतंत्र तो होता है। सो वी कैन से ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। यह मास से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। यह मास से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? सिमिलर कंडीशन, अगर दोनों ही बॉडी को अप फेंका जाए, दोनों ही बॉडी को भी अप फेंका जाए तो भी उतना ही टाइम लेगा, और दोनों ही बॉडी को डाउन फेंका जाए तो भी उतना ही समय लगेगा, बिकॉज इट्स ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आई होप सो सभी बालक को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। किसी को कोई समस्या है तो कमेंट कर दें, अदरवाइज मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बालक को ये सारी चीजें क्लियर हो चुका है। प्लीज कमेंट इफ एनीवन getting any doubt. Okay, please comment. क्लियर है सभी को?